नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। भारत समेत पूरी दुनिया में इस समय कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। कई जगहों पर थोड़ी थोड़ी छूट दी जा रही है, अर्थात मैं कहूं चरणबद्ध तरीके से छूट देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इस दौरान पूरी दुनिया भर में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। हम सभी ये जानते हैं कि भारत में किस स्तर तक शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, लेकिन क्या यूरोप में शैक्षणिक गतिविधियां चल रही हैं? अगर चल रही हैं तो वो कैसी चल रही हैं? इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय हमारे कॉलेज की और जो मैम है वो डॉक्टर ज्योति शर्मा मैम है, जो इस समय यूरोप के क्रोएशिया में कार्यरत हैं। और मैम के बारे में, इनके लंबे शैक्षणिक अकादमिक अनुभव के बारे में बताऊं, उसके लिए आप एक छोटी सी क्लिप देखें ताकि आप इनके लंबे अकादमिक अनुभव के बारे में जान सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से अपनी शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत करने वाली डॉक्टर ज्योति शर्मा शिवाजी कॉलेज में स्थायी प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुई। अपने लंबे अकादमिक शैक्षणिक अनुभव में देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों में व्याख्यानों के लिए आपको आमंत्रित किया जाता रहा है। फ्रांस, हंगरी, पेरिस, पुर्तगाल, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में आप विदेशों में हिंदी शिक्षण, भाषा विज्ञान, हिंदी रंगमंच और सिनेमा सहित कई अन्य सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर अनेकानेक व्याख्यान दे चुकी हैं और देती रहती हैं। साथ ही कई शोध पत्र देश व दुनिया के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर ज्योति शर्मा वर्तमान में क्रोएशिया के जाग्रेब विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर और भारत सरकार की ICCR चेयर के रूप में वर्ष 2018 से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। इससे पहले वर्ष 2015 और फिर दोबारा विशेष आमंत्रण पर वर्ष 2017 में आपने स्विट्जरलैंड के लोशान विश्वविद्यालय में ICCR की टैगोर चेयर पर कार्य किया, जिसकी बहुत प्रशंसा हुई। अकादमिक क्षेत्र में डॉक्टर ज्योति शर्मा के प्रशंसनीय कार्य के लिए उन्हें कई सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से छात्र जीवन में स्नातकोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास प्रतिभा पुरस्कार 2004 प्रदान किया गया, जिसमें 21,000 रुपए की राशि व प्रमाण पत्र दिया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2005 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज द्वारा ऑलराउंडर स्टूडेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित करते हुए इन्हें ब्लेजर व सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा बेस्ट लेक्चरर अवार्ड 2013 से नवाजा गया, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 2017 में विदेशों में भाषा व संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हंगरी में भारतीय दूतावास में साहिल सरिता सम्मान 2017 प्रदान किया गया। 2018 में विजय राज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा साहित्य सेवा सम्मान डॉक्टर ज्योति शर्मा को प्रदान किया गया। आज हम तर्क ज्ञान पर डॉक्टर ज्योति शर्मा से लॉकडाउन में यूरोप व भारत की शैक्षणिक गतिविधियों की स्थिति पर चर्चा करेंगे। दिग्विजय जी और नमस्कार सभी दोस्तों को जो तर्क ज्ञान का ये कार्यक्रम देखेंगे और हमारे साथ इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। यूरोप क्रोएशिया से सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ दिग्विजय जी को ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। जी, तो मैम के साथ मैं चर्चा का आरंभ करूं, इससे पहले मैं चर्चा का विषय बता देता हूं। चर्चा का विषय है लॉकडाउन में भारत और यूरोप में शैक्षणिक गतिविधियों की स्थिति, इसमें क्या है कोरोना महामारी के परिदृश्य में हम इस चर्चा का शुभारंभ करेंगे। लेकिन शुभारंभ करने से पहले मैं मैम से चाहूंगा कि वो ये बताएं कि यूरोप में आप इस समय, खासतौर से जब आप पहले भी जाती रही हैं, लेकिन इस समय आप कब गई और कितने समय से वहां पर अध्यापन का काम कर रही हैं और वहां का अनुभव क्या है आपका?
दिग्विजय जी, मैं 2015 में, जैसा कि आपने पहले भी कहा, 2015 में मैं स्विट्जरलैंड के लोसान विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए गई, और मेरे लिए ये अनुभव बहुत ही बेहतरीन और बहुत नया अनुभव था, क्योंकि अपने विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं, एक अलग अंदाज से पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप अपने देश से बाहर निकलकर दूसरे देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ आप रूबरू होते हैं वहाँ के विद्यार्थियों से, उनकी सोच से, वहाँ की तकनीक से, और एक नया अनुभव आपको मिलता है, और आपके अपने अनुभव का दायरा भी विस्तृत होता है। तो निश्चित रूप से मेरे अनुभव का दायरा विस्तृत हुआ और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उस दौरान हमने मिलकर विद्यार्थियों के साथ विश्वविद्यालय लोसान विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड में बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन किया, और विद्यार्थियों को बहुत पसंद आया। हमने मिलकर कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी बनाए, कुछ ऑनलाइन एकेडमिक प्रोग्राम्स बनाए, और मेरे वापस लौटने के बाद भी ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत कारगर साबित हुए। और 2017 में मुझे ये आप सबके साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है कि फिर से एक पत्र लोसान विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड से आया, और विशेष आमंत्रण पर मुझे बुलाया गया। भारत सरकार के पास ये पत्र आया, और वहां से हमारे महाविद्यालय को ये पत्र लिखा गया कि आपके कॉलेज से जो अध्यापिका हैं जो 2015 में यहाँ आई थी, हम एक बार फिर से उन्हें बुलाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से ये अनुभव मेरे लिए बहुत सुखद रहा, और बहुत सारी नई चीजें मैंने सीखी। बातचीत के दौरान इन अनुभवों की कड़ियों को भी मैं धीरे धीरे आपके साथ खोलूंगी कि कौन से अनुभव थे, क्या नई चीजें मुझे देखने और सीखने को मिली, कौन से ऐसे दिलचस्प पहलू थे जिन पहलुओं ने मुझे कुछ नया सिखाया, मेरे अपने ज्ञान के दायरे में, अपने शिक्षण के दायरे में भी बहुत कुछ नया जोड़ दिया। लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया कि वर्तमान जो पद पर मैं कार्य कर रही हूँ, यहाँ मैं 2018 में आई, और ये यूरोप का एक नन्हा सा देश है जिसका नाम है क्रोएशिया, और क्रोएशिया फुटबॉल के साथ विश्व पटल पर बहुत प्रसिद्ध हो गया। जो हाल ही में फुटबॉल कप हुआ, फुटबॉल कप के बाद क्रोएशिया को पूरी दुनिया के अंदर जाना जाने लगा, क्योंकि बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ इस देश के खिलाड़ी खेल रहे थे, और शायद फुटबॉल के खेल में जीत नहीं पाए लेकिन लोगों के दिलों को जीत लिया। तो जब मैं क्रोएशिया आई और मुझे ये ऑफर मिला कि मुझे यहाँ आकर जाग्रेब विश्वविद्यालय में पढ़ाना है, तो मेरे लिए एक असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि स्विट्जरलैंड में अध्यापन के पश्चात क्रोएशिया में आना था। तो हालांकि यूरोपीय देश है, लेकिन यूरोपीय देश होने के साथ साथ हर देश की, आप जानते हैं कि हर देश, हर व्यक्ति की अपनी अपनी संभावनाएं और अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। तो मेरे सामने भी सवाल था कि नया देश है, नए देश में किस प्रकार के विद्यार्थी मिलेंगे, किस तरह की संभावनाएं होंगी। तो 2018 से लेकर के मैं लगातार यहाँ अभी अध्यापन का काम कर रही हूँ, और इसके साथ साथ यहाँ से कई बार मुझे विश्वविद्यालय की तरफ से दूसरे विश्वविद्यालयों में, दूसरे देशों में भी व्याख्यान के लिए या कुछ मुख्य वक्तव्य के लिए भेजा जाता है। जी मैम, जी। तो मैम, आपने बताया कि आपका एक अलग प्रकार का अनुभव है, तो उसी अनुभव को थोड़ा सा और बढ़ाकर बताइए भारत की तुलना में। जब आप भारत में अध्ययन कर रही थी तो यहाँ का अध्ययन का अनुभव तो आपके पास था ही, लेकिन जब आप विदेश में गई और वहां पर आपने अध्यापन कार्य शुरू किया, तो यहाँ के अनुभव से और वहां के अनुभव में क्या अंतर रहा, और दोनों जगहों के जो अध्यापन कार्य है उसमें क्या एक विशेष अंतर रहा? जब मैं भारत से आई पढ़ाने के लिए, ये विदेशी शिक्षण की यात्रा आरंभ हुई, तो मैंने ये महसूस किया कि जब आप विदेशों में शिक्षण से जुड़ते हैं तो आपको तकनीक से जुड़ना पड़ेगा। भारत की कक्षाओं में भी हालांकि तकनीक का प्रवेश लगातार हो रहा है, बड़े पुरजोर ढंग से हो रहा है, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में भी हमने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनमें लगातार काम करते हुए ऑनलाइन कोर्सेज को डेवलप किया है, ऑनलाइन कंटेंट डेवलप किए हैं, और ये कंटेंट उपलब्ध है विद्यार्थियों के लिए। और लॉकडाउन के इस समय में जब सब लोग घरों के भीतर चार दीवारी में बंद हो गए हैं,
शायद रिकॉर्डिंग के समय नहीं सोचा गया होगा या कंटेंट डेवलपमेंट के समय नहीं सोचा गया होगा कि इन कंटेंट्स की आवश्यकता होगी, लेकिन आज ये कंटेंट बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। तो जैसे विदेश में शिक्षण के लिए आई तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ पर ये ऑनलाइन शिक्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण है और टेक्निक से जो जुड़ाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपके साथ अपना एक अनुभव साझा करती हूँ। जब मैं स्विट्जरलैंड के लोसान विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी तो वहाँ हमारी एक क्लास होती थी, योग की कक्षा थी वो, और ये कक्षा हम लेते तो लोसान विश्वविद्यालय में थे, लेकिन वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जैसे कि आज हम जुड़े हुए हैं यहाँ और एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम फ्रांस के लियोन में एक कक्षा के साथ जुड़ते थे और एक समय निर्धारित होता था और फ्रांस के लियोन विश्वविद्यालय में विद्यार्थी इंतजार करते थे और हम लोग स्विट्जरलैंड के लोसान विश्वविद्यालय में बैठे हुए इंतजार करते थे और आपस में एक दूसरे के साथ उस कक्षा में जुड़ते थे। बिल्कुल निश्चित समय पर जुड़ते थे और निश्चित समय पर कक्षा समाप्त हो जाती थी। तो मेरे लिए ये बड़ा दिलचस्प अनुभव था, क्योंकि 2015 में हालांकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ILLL यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग के साथ भी जुड़ी, और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में बना हुआ है, उनके साथ जुड़कर हमने बहुत सारे ई कंटेंट बनाए जिसमें वीडियो लेक्चर्स या जो कंटेंट राइटिंग है उसको अपलोड किया गया। प्रोफेसर रमेश गौतम जी के साथ मिलकर हमने काम किया, उनके निर्देशन में हमने सीखा कि किस तरीके से ई कंटेंट बनाए जाते हैं। लेकिन इस तरह से जो एक चलती हुई कक्षा है, आप उसमें किस तरह से जुड़ते हैं तकनीक के माध्यम से, तो ये मेरे लिए अनुभव बड़ा दिलचस्प था। इसके साथ साथ एक और अनुभव, क्योंकि आपने बड़ा दिलचस्प ये सवाल पूछा, तो मैंने एक अनुभव आपके साथ और साझा करना चाहती हूँ कि जैसे लोसान विश्वविद्यालय में मैंने देखा कि क्योंकि स्विट्जरलैंड आप जानते हैं कि संसाधन की दृष्टि से बड़ा ही समृद्ध देश है और विश्वविद्यालय के जो कमरे हैं वो अपने आप में बड़े ही समृद्ध हैं तकनीक की दृष्टि से। तो आप उन कमरों में बैठे हुए अगर आप अपने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, वहां पर ज्यादातर कक्षाएं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से होती हैं। अगर आप कक्षा में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपनी पावर पॉइंट लेकर जानी है। भारत के अंदर ये था कि अगर आप अपनी कक्षाओं में जा रहे हैं तो आप अपनी पुस्तक हाथ में लेकर जा रहे हैं, आपका ज्ञान आपके दिमाग में है और आप जाकर विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको अपनी जो सामग्री है उसे पावर पॉइंट के ढांचे में ढालकर ले जाना है, जिसमें वीडियो भी होना चाहिए, जिसमें ऑडियो भी होना चाहिए, जिसमें चित्र भी होना चाहिए अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं अपनी बात को समझाने के लिए। तो ये अंतर था जो मैंने महसूस किया। जी, तो मैम हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि भारत और यूरोप की शिक्षा पद्धति, शिक्षा व्यवस्था में एक तरीके से बहुत बड़ा अंतर है कि जिस स्तर पर यूरोप में तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उस तरीके से भारत में अभी तकनीक का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो रहा है। तो ये अंतर हमें पता चला। हम आगे बढ़ते हैं और मैम, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आजकल सारी चीजें तकनीक पर ही निर्भर हो रही हैं, कक्षाएं भी वर्चुअल हो गई हैं। हम देख रहे हैं भारत में वर्चुअल क्लासेस शुरू हो गई हैं, चल रही हैं। तो भारत में तो शिक्षा बहुत प्रभावित हुई है, लेकिन सवाल ये है कि जब लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो क्या यूरोप में शिक्षा की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ा? क्योंकि वहां पर तो तकनीक से काफी शैक्षणिक गतिविधियां पहले से ही चल रही हैं और काफी अच्छी स्थिति में भी। एक चीज मैं कहना चाहूंगी दिग्विजय कि भारत में ऐसा नहीं है कि तकनीक से शिक्षा को नहीं जोड़ा गया। तकनीक से शिक्षा को जोड़ने का काम काफी पहले से शुरू हुआ और मैं खुद इस बात की साक्षी हूँ। तकरीबन 2009 के आसपास से हम लोग खुद दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग और ऑनलाइन कंटेंट डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि ये जो ऑनलाइन सामग्री है या तकनीक के साथ जो जुड़ाव है, ये शायद एक सीमित वर्ग तक
था, लेकिन आज ये आवश्यकता महसूस की जा रही है बड़े पैमाने पर कि इस ऑनलाइन जो तकनीक है, इस तकनीक के साथ शिक्षा को जोड़कर सीखा जाए, समझा जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, और भारत में भी एक क्रांति देखने को मिल रही है। आपके साथ मैं ये साझा करना चाहती हूँ कि पिछले कई दिनों से मैं काफी सारे वेबिनार जो भारत में हो रहे हैं उनका भी हिस्सा हूँ, और उन वेबिनार में जो शिक्षण पद्धति, तकनीकी माध्यमों से शिक्षण पद्धति की संभावनाएं और चुनौतियां हैं, उस पर बातचीत हो रही है। और ये महसूस किया जा रहा है लगातार कि बड़ी मात्रा में जो शिक्षक वर्ग है या जो विद्यार्थी वर्ग है, पूरा समाज ये महसूस कर रहा है कि हमें तकनीक के साथ जुड़ना होगा। हालांकि तकनीक कहना चाहिए कि जो अल्टीमेट मीडियम नहीं हो सकता। तकनीक पूरी दुनिया के अंदर, मैं क्योंकि अभी यूरोप में पढ़ा रही हूँ, क्रोएशिया का, स्विट्जरलैंड का या पुर्तगाल का या पोलैंड का तमाम विश्वविद्यालयों का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकती हूँ कि तकनीकी तौर पर ये देश हमसे आगे हैं, समृद्ध हैं, इनकी शिक्षा तकनीक के साथ हमसे पहले से जुड़ी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी इन देशों के भीतर भी जो शिक्षक है उसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। शिक्षक और तकनीक ये दोनों मिलकर शिक्षा को उसकी समृद्धि के चरम पर पहुंचा सकते हैं। तो आपने जो सवाल किया कि वर्तमान समय में यूरोप के अंदर जो शिक्षा पद्धति है वो कितनी प्रभावित हुई नजर आती है, तो भारत के अंदर, हालांकि जब मैं ये वेबिनार्स अटेंड कर रही थी या इनका हिस्सा थी किसी भी रूप में, तो मैंने ये महसूस किया कि लोग भारत में बैठकर ये सोचते हैं कि क्योंकि विदेशों के अंदर तकनीक के साथ शिक्षा का जो हाथ है वो बहुत पहले से मिल चुका है, तो इसीलिए शायद विदेशों में जब लॉकडाउन की स्थिति आई और यहाँ तकनीक आधारित हो गई, शिक्षा डिपेंडेंट हो गई, तकनीक के साथ जुड़ गई बहुत बहुत ज्यादा, तो लोग शायद बहुत खुश होंगे और बहुत आराम से यहाँ पर काम चल रहा होगा। लेकिन दिग्विजय, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये तो सच है कि यहाँ पर इंटरनेट की गति अच्छी है, लोगों के पास स्मार्टफोन है, और आप किसी भी इंटीरियर प्लेसेस में चले जाइए तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी विद्यार्थी के हाथ में फोन नहीं है। तो तकनीक के साथ वो आसानी से जुड़ सकता है और ऑनलाइन कक्षाओं का हिस्सा बनता है। तकनीक को वो जानता है, तकनीक और शिक्षा को साथ साथ जोड़कर अपना काम कर सकता है, कर रहा है। लेकिन जो एक क्लासरूम स्टडी है, जो एक आमने सामने की शिक्षा है, जहां शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के सामने होते हैं, शिक्षा के उस प्रारूप को यूरोप और पूरा अमेरिका भी कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। और विद्यार्थी ये कंप्लेन कर रहे हैं, ये शिकायत कर रहे हैं, उन्हें ये महसूस हो रहा है धीरे धीरे, और शिक्षकों को भी ये महसूस हो रहा है कि जो विश्वविद्यालय का ढांचा है, उस ढांचे को आप मुझे लगता है कहीं compete नहीं कर सकते ऑनलाइन शिक्षा के साथ। तो ऑनलाइन शिक्षा एक ऑल्टरनेटिव के रूप में इस समय कहना चाहिए, एक जो लॉकडाउन की स्थिति में हम हैं, तो यहाँ एक सहायक के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमारे साथ खड़ा हुआ है ये तकनीक, कि जहाँ हम तकनीक के माध्यम से कम कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर दुखी हैं यहाँ भी विद्यार्थी। जी मैम, तो ये था कि यूरोप में भी शिक्षा प्रभावित हुई है, भले से वहां पर तकनीक के माध्यम से लोग जुड़े हुए रहे हों पहले से। भारत में तो निश्चित तौर पर शिक्षा के मामले में ये लॉकडाउन और ये जो वर्चुअल क्लासेस हैं, ये एक नया अनुभव है। और इस प्रश्न के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मोना जी। Ma'am, actually I want to ask you, like you have teachers, Indian student as well and foreign student as well. Ma'am, what is the attitude of foreign student and Indian student? मतलब आपने क्या difference महसूस किया इन दोनों? मतलब हम इंडियन है, हमें पता नहीं है foreign student कैसे, क्या attitude होता है उनका teachers की तरफ, तो थोड़ा आप उसका कुछ बताएंगे हमें? बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प सवाल मोना ने पूछा है कि बिल्कुल बहुत अंतर है मोना, बहुत बहुत अंतर है। और
मुझे लगता है कि ये अंतर विद्यार्थियों का नहीं है, ये अंतर समाजों का अंतर है। क्योंकि भारतीय समाज के अंदर हमें या भारतीय संस्कृति के अंदर हमें जो ग्रोथ मिलती है, जिस तरीके की हमें परवरिश मिलती है, या जिस तरीके के हम बन जाते हैं अपने परिवारों में रहते हुए, उससे हमारा जो व्यक्तित्व बन रहा है वो व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। जब हम विदेशों में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो परवरिश है, यहाँ जो समाज है, या यहाँ की जो संस्कृति है, वो बिल्कुल अलग है। तो वो परिवेश एक अलग तरीके के व्यक्तित्वों का निर्माण कर रहा है। तो इसीलिए जब हम क्लास में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ा अंतर है विद्यार्थियों में। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि जब हम भारतीय कक्षाओं में होते हैं तो वहां पर हमारे जो विद्यार्थी हैं, हम कई बार उन्हें बेटा कहकर संबोधित करते हैं। अक्सर कहते हैं बेटा ये कर लो, बेटा ऐसा मत करो। लेकिन जब आप विदेशी कक्षाओं में खड़े होते हैं तो आप वहां बेटा नहीं कह सकते। क्योंकि वहां पर विद्यार्थी ये मानता है, क्योंकि एक ग्रोन अप विद्यार्थी आ रहा है वहां पर, कोई बच्चा नहीं है छोटा, और छोटे बच्चे को भी आप बेटा कहकर नहीं संबोधित कर सकते। तो वो कहते हैं आप हमें हमारे नाम से बुलाइए। तो मिस्टर पीटर हो गए या मिस्टर जूलियट हो गई, मिस जूलियट हो गई, तो आप उनको बेटा या बेटी कहकर नहीं बुला सकते, क्योंकि वो ये सब सुनने के आदी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर मुझे लगा, और इसके अलावा भी बहुत